तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। मैं एक रिकॉल कर देता हूँ, क्विक रिकॉल दे देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। जैसे जो करंट करिंग वायर जो होता है, इनफानाइट वायर, इनफानाइट का क्या मतलब होता है, जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो। तो इससे जो आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी होगा, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है। होता किधर है, इसके लिए भी मैं बता रखा था कि राइट हैंड थंब रूल में थंब को ऊपर करना, कर्ल फिंगर जिस पॉइंट पे जिधर जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पी पॉइंट पे कर्ल फिंगर किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, क्रॉस। क्रॉस का क्या मतलब होता है, इनटू द पेज। अच्छा, यहाँ पे किसी पॉइंट पे देखना है मुझे, तो राइट हैंड थंब रूल में थंब को किधर रखेंगे, करंट में। इस पॉइंट पे कर्ल फिंगर क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउट ऑफ द पेज। ये सब पढ़ा रखा हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा था हाँ, फर्क पड़ेगा, फिर फॉर्मूला ये नहीं बैठेगा, फिर कुछ और होगा। इनफानाइट का क्या मतलब होता है ये भी बता देता हूँ। इनफानाइट तो ऐसा है नहीं कि यहां से लंदन तक तार खींच दूंगा मैं। जो वायर का लेंथ है एल, और जिस पॉइंट पे तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो उसमें जो एल है ना, मच 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 ग्रेटर देन आर होना चाहिए। मतलब अगर वायर मान लो 10 मीटर का है, तो आर कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, ऐसा। इसका मतलब होता है इनफानाइट। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ाया था सर्कुलर लूप के द्वारा। सर्कल लूप के द्वारा जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, वो होता है तुम्हारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, एक टर्न के लिए, और एन टर्न के लिए एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। ये सब बता रखा हूं मैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द लूप, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, जिसमें जो एन है वो क्या होता है, कैपिटल एन अपॉन एल। एल हो गया इस सोलेनॉइड का लेंथ, और कैपिटल एन हो गया कि कितने टर्न है इसमें। तो स्मॉल एन का वैल्यू होता है टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है। आफ्टर दैट हमने ये पढ़ा था कि जो एरिया होता है, जो तुम एरिया निकालते हो, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे ही हम लास्ट लेक्चर को छोड़ा था कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि एरिया में डायरेक्शन होगा। कॉमन सी बात है। जैसे मान लो कि बोर्ड के बारे में देखते हैं, तो ऐसा समझो कि ये मान लो तुम्हारा वाई एक्सिस है, और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, और ये मान लो तुम्हारा जेड एक्सिस। अब कोई भी एक एक डिस्क उठा लेता हूं मैं, और मान लो उसको मैं रख दिया एक्स वाई एक्सिस में। किस में रख दिया हूं इसको, एक्स वाई एक्सिस। मतलब ऐसा समझो कि डिस्क को इधर रखा होता है, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, बाहर वाला जेड एक्सिस हो गया। ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, अगर रेडियस दिया तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये तो इसका मैग्नीट्यूड निकला ना। अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि एरिया वेक्टर लिखो, तो ए बराबर कितना है, पाई आर स्क्वायर। बट ए वेक्टर कितना है, क्योंकि एरिया तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए वेक्टर का क्या मतलब हो जाएगा, एरिया का मैग्नीट्यूड इंटू एरिया का यूनिट वेक्टर। तो इसका जो वेक्टर होता है ना, वो होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस। चाहे तो प्लस जेड, चाहे तो माइनस जेड। तो जेड एक्सिस में क्या होता है यूनिट वेक्टर, के कैप, या फिर माइनस के कैप। तो इसका जो एरिया वेक्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर के कैप। समझ में आया। एरिया फिर कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं, इससे आगे हमको पढ़ना है। ठीक है। तो इससे आगे का जो सबसे पहला हेडिंग है वो लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, ये सब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो भी आज मैं पढ़ाऊंगा, आज से 3 साल पहले एनसीईआरटी में भी था ये।
कोविड के टाइम में इस सारे चीज को कट किया गया है, ठीक है। तो कोविड से पहले ये तुम लोग को पढ़ना था 10th में भी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। होता क्या है देखो मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो एक पेज दो मुझे, ठीक है। मान लो कि कोई एक ये एरिया है, प्लेट है, तो इसका कुछ एरिया होगा। हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर याद हो तो बार मैग्नेट का, जैसे ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, यहां से ऐसे निकला, यहां से ऐसे निकलेगा और ये ऐसे टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा यहां से ऐसे निकलेगा और ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा, यहां पे दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है। मान लो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा है, ऐसे जा रहा है, ये क्या कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म, हर जगह क्या है? सेम, ठीक है। अब ऐसा सोचो कि कोई एक क्रॉस एरिया है, ये प्लेट है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा इससे, उतना ही ज्यादा क्या होगा? इसका फ्लक्स। उतना ही ज्यादा क्या होगा? इसका फ्लक्स। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली फ्लक्स का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया, ठीक है। ऐसा समझो, चलो एक बार डायग्राम से समझो। मान लो कोई एक, ये कोई एरिया है और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा समझो, ऐसा एरिया, ऐसा प्लेट है और ये इसका एरिया है और इससे ढेर सारा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा? सोचो। ऐसा समझो कि यहाँ पे ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे में एक बार मैग्नेट रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे सिर्फ 3 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा, बहुत सारा निकलेगा, है। मान लो यहां से इनफाइनाइट ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, ऐसा समझो, ऐसे जा रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब ऐसे जाहिर है बहुत सारा है, ठीक है। किसी ने इतना छोटा सा एरिया लिया तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बस कितना आ रहा है? 2। किसी ने बड़ा एरिया लिया, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? समझ में आ रहा है ये बात? तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो एरिया कितना है? समझ में आ रहा है ये बात? तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा, बी पे भी डिपेंड करेगा? सोचो, करेगा या नहीं करेगा? मान लो मैंने बी को ही चेंज कर दिया, ऐसा समझो कि ये सीट है, इससे पहले 2 ही मैग्नेटिक फील्ड भेजा तो कुछ होगा, फिर 3 भेजा तो कुछ और होगा। समझ में आ रहा है ना? तो कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया। और फाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बी। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? बी से। तो जो तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स है इन दोनों पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे करते हैं? बी से। अभी तो सब बता रहा था ना, बी बराबर मी नॉट समथिंग आई है वो। अच्छा ठीक है, अब सोचो कि कोई एक एक एरिया है, इसका एरिया किधर है? बाहर की ओर, एरिया वेक्टर। कोई एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, अभी ये आ रहा था ऐसे चला जाएगा, बट अब सोचो कि ये ऐसे आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा आ रहा था, इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर वाला और एक इधर वाला। कौन सा पास करेगा?
इधर वाला। समझ में आ रहा है? जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो या फिर एरिया वेक्टर के, बताओ, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो। मान लो एरिया वेक्टर इधर है, हाँ डायरेक्शन ही बोल सकते हो, एरिया वेक्टर आगे है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है, या फिर एरिया वेक्टर हो सकता है इधर हो और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है। समझ में आ रहा है ये बात? कोई लाइन ऐसे आ रहा है, फ्लक्स कितना, कितना फ्लक्स, जीरो। समझ में आ रहा है? जीरो है ना, पास किया क्या इससे, नहीं, बट अभी कितना फ्लक्स, वन। मान लो दो ऐसा रहा, कितना, दो। मान लो कि ऐसे आ रहा है, तो ऐसा इसका दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ब्रेक किया तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो इधर वाला कंपोनेंट पास कर रहा है क्या इससे, नहीं, तो कौन पास कर रहा है, ये वाला। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, कर रहा है क्या, डिपेंड, ठीक है। अब देखो कैसे, मान लो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहां पे मैंने एक एरिया ले लिया ऐसे, ठीक है, और मान लो ये एंगल दे दिया मैं तुमको थीटा, और ये है बी, तो बी का एक कंपोनेंट ये होगा, क्या होगा बताओ, बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर होगा, क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। बताओ किसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, बी कॉस थीटा से। समझ में आ रहा है ये बात? तो एक बात तो समझ में आया मुझे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स और किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी, और मैग्नेटिक फ्लक्स थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, और थीटा का भी कौन सा कंपोनेंट, कॉस। अच्छा समझो कि एक ये एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे ऐसे आ रहा है, तो मतलब एरिया वेक्टर किधर, इधर मान लेते, किसी एक डायरेक्शन में मान लो। देखो टू डायमेंशन में प्रॉब्लम क्या है, एरिया वेक्टर दो दो हो सकता है, चाहे तो इधर भी होगा चाहे तो इधर भी होगा, तुम किसी एक को मान लो और थ्रू आउट द प्रॉब्लम उसी पे टिके रहना, ठीक है। चलो फिलहाल मैं ये एरिया को लेता हूं और इसका एरिया वेक्टर किधर मान लिया, बाहर, और बताओ मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है। एरिया वेक्टर, एरिया कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे है, एरिया भी है, फ्लक्स कितना हो गया यहां पे, कितना है फ्लक्स, जीरो है ना। तो बताओ दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्टेंट क्या आ रहा है 90 डिग्री पे, जीरो। तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया वेक्टर का क्रॉस होगा या डॉट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है ना उसका एक्चुअल फार्मूला होता है बी डॉट ए। दिखा इसमें बी डॉट ए में जीरो होगा ना, ए बाहर आ रहा है, बी नीचे जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो फ्लक्स कितना, जीरो, और दिख भी रहा फ्लक्स कितना है, जीरो। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। समझ में आया ये बात? तो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे उसमें फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि, हाँ अरे तुम लोग कितना बातें करते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो फाइनल रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर। हो गया ये बात, क्लियर है? अच्छा इसका यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्या होगा, यूनिट देखो, बी डॉट ए, बी का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, क्या होता है, टेस्ला, और ए क्या है, एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला
मीटर स्क्वायर, और इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं वेबर, जिसको हम लोग लिखते हैं WEB से। ठीक है। हाँ, पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब तुम यहां से देखो, अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहां से आया था वो। क्लियर है, समझ में आया यहां तक? चलो एक एक मैं क्वेश्चन देता हूं। एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है। और एक एरिया वेक्टर है, किसी भी कॉइल से पास कर रहा है, वो है तुम्हारा -i कैप प्लस 4j कैप प्लस C कैप। समझ में आ रहा है कि कोई एक स्पेस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। अच्छा, उसका एक एरिया वेक्टर दिया हुआ है, वो -i कैप, ये कितना, -i कैप प्लस 4j कैप प्लस C k कैप। मुझे नहीं पता है कि C क्या है, बट C इतना पता है कि कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। मैं बोलता हूं कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया इज 0। मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया इज 0, फाइंड वैल्यू ऑफ C। बताओ कि गिवन एरिया से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना है, 0। बताओ कितना होगा C का वैल्यू? बहुत आसान है। बेसिकली क्या करना है तुमको, फाइव को 0 कर दो। फाइव बराबर क्या है, B.A, यही होता है ना। और फाइव क्या होना चाहिए, 0। मतलब B और A का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। पता B कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट एरिया कितना है, -i कैप प्लस 4j कैप प्लस C k कैप, और इसका वैल्यू 0। ठीक है, ये तो 0। चलो डॉट मल्टीप्लाई करने आता है ना, I को I से, J को J से और K को K से। तो 2 इंटू 1 कितना जाएगा, -2। 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। 4 प्लस C कितना हो जाएगा, 4C। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4C। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ, -10/4। समझ में आया या नहीं? आसान था, बहुत आसान था। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, 0, क्योंकि एंगल कितना बन जा रहा है, 90 डिग्री। और अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसमें उस केस में एंगल कितना हो जाएगा, 0, और cos 0 कितना होता है, 1, एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक? तुम बोलोगे सर ये सब पढ़ाया क्यों गया? अगर ये तुम्हें नहीं पता होता तो ये जो आज बल्ब जला रहे हो तुम नहीं जला पाते। जो घर में टीवी फैन कूलर ऐसे चला रहे हो सब इसी से चलता है। बोले सर ये कैसे? इस सब को एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया, जिनका नाम था
फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। इन्हीं सारे प्रिंसिपल पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर सब काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, फैराडे ने दो लॉ दिया। वैसे कायदे से दो लॉ देने की जरूरत नहीं थी, बट दो लॉ दिया उन्होंने। जैसे तुमको इलेक्ट्रिसिटी का तुमने पूरा लेक्चर देखा होगा, तो किरचॉफ्स का भी दो लॉ है, पढ़े हो सारा लेक्चर। तो उसमें किरचॉफ्स का एक लूप लॉ और एक जंक्शन लॉ है। लूप लॉ में क्या होता है, सम ऑफ नेट पोटेंशियल इज जीरो, और जंक्शन में क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल करेंट इंटरिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। ठीक है, उसी तरह से फैराडे ने दो लॉ दिया, जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ। ठीक है, उन्होंने क्या बोला फर्स्ट लॉ में, देखो फर्स्ट लॉ बेसिकली प्योर एक्सपेरिमेंटल था। एक्सपेरिमेंटल क्या था, देखो उन्होंने बोला कि कोई भी एक कॉइल ले लो, मान लो ऐसा, तो समझो एक कंडक्टिंग कॉइल ले लिया, ये सारा कंडक्टर है, और इसको एक एलईडी बल्ब से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया, एलईडी बल्ब। ऐसा समझो कि एक वायर ले लो रिंग का, ढेर सा ऐसा लपेट दो, और दोनों इनको लास्ट में तुम एक एलईडी बल्ब से जोड़ दो। ठीक है, ऐसा कुछ बनाया हुआ है, ऐसा सर्कुलर है, और एलईडी बल्ब से उसको जोड़ दिया। उसने क्या करके देखा कि एक मैग्नेट लिया, जब इसको मैग्नेट को इसके आसपास किया तो देखा कि बल्ब जल रहा है। क्या समझे, रिंग है किसी के पास, ऐसा समझो। देखो समझो कि ये एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, और इस इंच और इस इंच से मिलाकर मैंने क्या जोड़ दिया, एक बल्ब, एलईडी बल्ब। ठीक है, छोटा सा वायर वाला, और इसके आसपास मैग्नेट ले जा रहा हूं। मैग्नेट एक जगह रखा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है, बट जैसे इसके नजदीक ले गया, और जैसे धीरे धीरे नजदीक ले जा रहा हूं, बल्ब जल रहा है। फिर जैसे जैसे दूर आ रहा हूं, बल्ब जल रहा है। धीरे धीरे ठीक है, बंद हो जाएगा, बट जैसे इस मैग्नेट को मूव कर रहा हूं, बल्ब जल रहा है। और जैसे इस मैग्नेट को रख दिया, इनफैक्ट इसके पास ले जाकर रख देता हूं, फिर भी नहीं जल रहा है। या इससे बहुत दूर रख दो, फिर भी नहीं जल रहा है, बट मैग्नेट को मूव कर रहा हूं तो जल रहा है। अब तुम बताओ कि मूव करने से ऐसा क्या हो रहा है कि जो बल्ब जल रहा है, और एक जगह रखने से ऐसा क्या हो रहा है जो बल्ब नहीं जल रहा है। बताओ, इससे पहले जस्ट क्या पढ़ा तुमने, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तुम सोचो, बिल्कुल ये बार मैग्नेट है, देखो ये क्या है, बार मैग्नेट। तुम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जानते हो कैसा बनता है। ठीक है, देखो ऐसे मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा, और निकल कैसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा। फिर यहां से दूसरा निकलेगा, ऐसे निकल के जाएगा और वापस आएगा। फिर यहां से ऐसे तीसरा निकलेगा और निकल के जाएगा और ऐसे वापस आएगा। उसी तरह से ऐसे चौथा निकलेगा और निकल के जाएगा और ऐसे वापस आएगा। ठीक है, गंदा सा डायग्राम है, बट समझ जाओ, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, क्या है, नॉर्थ पोल। क्लियर है। अब इस मैग्नेट के सामने यहां पे एरिया रख दिया, मैं एक एरिया यहां पे रखा, और एक बार लूप को यहां पे रखा। देखो अभी इसको तो मैं मूव कर नहीं सकता, फिलहाल एरिया को घुमाता हूं। चाहे मैग दो बात हुआ ना, लूप कैसे रखा और मैग्नेट को घुमाया, या फिर मैग्नेट को कैसे रख दिया, लूप को घुमा दिया, बात तो बराबर ही हो रहा है। तो फिलहाल मैं लूप को घुमा रहा हूं। जब लूप इससे दूर था तो कितने मैग्नेटिक फील्ड, कुछ होंगे। फिर जैसे पास किया तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा इससे, और पास गया तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। फिर दूर किया, कम हो गया मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है या नहीं। अच्छा, एरिया तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, मतलब क्या बदल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बदल रहा है, फ्लक्स। इसका मतलब कि अगर फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे ईएमएफ इंट्रोड्यूस होता है। क्या होता है, ईएमएफ। ईएमएफ मतलब एक तरह से तुम लोग को पढ़ाया था मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वोल्टेज को ही ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बन गया, एक वोल्टेज। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा, ईएमएफ। क्लियर है, इसी प्रिंसिपल पे सब काम करता है। अच्छा एक बात बताओ, हमें चेंज क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने ये देखा कि वो मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, और
एंगल पे भी डिपेंड करता है। तुम इसी वाले केस में समझो कि मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई इसको मैग्नेटिक फील्ड को इधर उधर कर रहा है, कोई बात नहीं, जलेगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। कोई बोले चलो ठीक है मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रहने दो, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही रहने दो, क्या करो कि इसको ना एरिया को धीरे धीरे बदलो। मतलब अभी रिंग ऐसा समझो कि अभी रिंग है ऐसे, अब धीरे धीरे एरिया कम कर रहा हूँ, क्या एरिया वेक्टर कम हो रहा है, कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है ना, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, तो ईएमएफ इसमें भी आएगा। समझ में आ रहा है? चाहे तो तुम फ्लक्स अगर तुमको चेंज करना तो क्या चेंज कर सकते हो, चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो या फिर एरिया को चेंज कर दो, और किसको चेंज कर सकते हैं, एंगल को, थीटा को भी चेंज कर दो। देखो कैसे, मान लो कि ये तुम्हारा ऐसा समझो, ये ऐसे अभी, ठीक है। अब हम अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि एरिया वेक्टर भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, बट जैसे जैसे इसको मैं घुमाने लगा, ऐसा समझो घुमा रहा तब एरिया वेक्टर घूम रहा है ना, ये एरिया वेक्टर है फिलहाल इसका, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो इसका एरिया वेक्टर भी घूमेगा, और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो दोनों के बीच में एंगल बदल रहा है, तो एंगल बदल रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदल रहा है। और यही वाला केस होता है जनरेटर में, एक शाफ्ट लगा रहता है, ऐसा कुछ होता है, देखो एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया इसका साउथ पोल, ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ और ये हो जाएगा नॉर्थ, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा इसमें जाएगा, नॉर्थ से साउथ में जाता है, ठीक है। अब यहां पे किसी ने एक रख दिया ऐसा लूप, और बताओ मैं इसको अगर घुमाऊंगा एंगल बदलूंगा ना, तो अगर एंगल बदलूंगा तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो क्या ईएमएफ बनेगा। समझ में आ रहा है ये बात, ईएमएफ बनेगा, और यही प्रिंसिपल काम करता है जनरेटर में। इसको हम लोग रोटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रोटर। रोटर इन द सेंस क्योंकि ये घूम रहा है, मतलब एक ऐसा प्लेट है और मस ऐसा घूमते रहता है वो, तो जैसे जैसे वो घूम रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदला तो क्या आएगा वहां पे, ईएमएफ मतलब वोल्टेज। मतलब कोई कंफ्यूजन है तो समझ में आया ये बात। तो फैराडे ने क्या बोला, फैराडे को अगर तुम फर्स्ट लॉ लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या लिखोगे बताओ, क्या था कुछ तो बताओ। वेन एवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स देन ईएमएफ विल क्या होगा, जनरेट। सिंपल सी बात है, लिखो। वेन एवर ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कंडक्टर वेन एवर, आ रहे हो सेकंड पे आएंगे, वेन एवर ए चेंज इन मैग्नेटिक विथ, वेन एवर, रुक जाओ क्या लिख दिया मैं, वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक, वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कंडक्टर, कंडक्टर में ही होगा ना, ठीक है, लिंक्ड विथ कंडक्टर देन देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ। जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस का क्या मतलब, बनना, पैदा होना, समझ में आ रहा है ना, तो एक ईएमएफ बनेगा। अच्छा मान लो कि अगर वो कंडक्टर क्लोज लूप है, कैसा है, क्लोज लूप, ऐसा समझो कि मान लो कि ये प्लेट था हमारा, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, तो इसमें ईएमएफ बनेगा कि नहीं, बनेगा। और मान लो कि इसी को एक क्लोज लूप पे बना दिए तो क्या उस कंडक्टर में करंट भी बहने लगेगा, अरे भाई इसको ऐसे करने से एक बैटरी बन गया, और इसी को अगर मैं क्लोज कर दिया, कोई यहां पे जोड़ दिया कुछ, तो क्या इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। तो अगर लूप क्लोज है तो उसमें इंड्यूस करंट भी होगा। समझ में आ रहा है, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। देखो ईएमएफ बनने के लिए क्या कंडक्टर को क्लोज होना जरूरी है,
ईएमएफ बनने के लिए सोचो पहले, नहीं, ईएमएफ बनेगा क्लोज हो या ना हो, बट करंट फ्लो करने के लिए कंडक्टर को क्लोज होना चाहिए। तो लिख लो यहां पे, इफ लूप इज क्लोज्ड देन देयर विल बी इंड्यूस करंट आल्सो। अगर लूप क्लोज हुआ तो उसमें करंट भी फ्लो करेगा, और वो करंट किसकी वजह से आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, इसलिए उसका क्या नाम दिया, इंड्यूस करंट। क्लियर है यहां तक? ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है कि अगर ईएमएफ बदलेगा तो उसमें, सॉरी, फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ बनेगा, और अगर वो लूप क्लोज हुआ तो उसमें एक इंड्यूस करंट भी बनेगा। ठीक है, उसके बाद फैराडे ने दूसरा लॉ दिया और उसमें उसने बताया कि कितना बनेगा। तो लिखो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। पहला लॉ में उसने सिर्फ ये बताया कि बनेगा, ठीक है, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इंडक्शन। उसने बोला कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। उसने क्या बोला कि जो ईएमएफ है, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 है। कितना है, 1। तो ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये एवरेज ईएमएफ है या इंस्टेंटेनियस है, कैसा है, एवरेज। अगर वही तुमसे मैं ईएमएफ इंस्टेंटेनियस पूछूं तो क्या लिखोगे, डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर है? वैसे कायदे से बताऊं तो यहां पर माइनस भी था, ठीक है, बट फिलहाल हम मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे हैं, माइनस के लिए फिर हम तीसरा लॉ पढ़ेंगे, वो किसी और ने बताया इसका। ठीक है, तो माइनस क्यों हुआ, ठीक है, उसको भी हम तुमको बताएंगे अच्छे से। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, बताओ, लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली proportional to rate of change in magnetic flux with time। यही है ना? तो हमारा फॉर्मूला आ गया ईएमएफ का, डी फाई अपॉन डी टी। ये कौन सा ईएमएफ हो गया हमारा, इंस्टेंटेनियस, और एवरेज का क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो एक क्वेश्चन लिखो फिर। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स
थ्रू एनी कंडक्टर चेंज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू फाइव बराबर फाइव टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस फोर। फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ एट टी बराबर 2 सेकेंड। बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, ठीक है, समय के साथ बदल रहा है। तुमको बताना है कि 2 सेकंड पे कितना ईएमएफ बनेगा। मतलब तुमको बेसिकली डी फाइव बाई डी टी करना है, और फाइव भी टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। कितना है आंसर बताओ? 23, 22। हाँ करो भाई, इसमें दो आदमी दोनों का अलग आंसर आ रहा है। वाह। ईएमएफ क्या है? डी फाइव बाई डी टी, मतलब डी ओवर डी टी, और कितना है? 5t² प्लस 3t+4। अब बताओ 5t² का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? 10t+3 एट टी बराबर 2। तो ईएमएफ कितना हो गया? 23 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 23 वोल्ट। समझ में आया ये? हाँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। डायरेक्शन का एक और लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंज लॉ, वो पढ़ेंगे, वो डायरेक्शन बताता, वो उस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, कंसेप्ट है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। देखो, एक कॉइल इज प्लेस्ड। हाँ हाँ हो गया, तू लोग कितना बातें करता है यार। एक कॉइल इज प्लेस्ड with its plane perpendicular to a uniform magnetic field of strength 0.5 Tesla if suddenly the radius of coil start shrinking at the rate of 0.1 millimeter per second. Find the EMF induced in conducting coil when radius of coil is 5 सेंटीमीटर। करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉइल है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस नहीं आ रहा है, बट अब उसका एरिया ही कम होना शुरू हो गया। ठीक है, श्रिंक करना स्टार्ट हो गया। और किस रेट से एरिया कम हो रहा है? 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन इट्स रेडियस इज 5। जीरो कैसे होगा? ए कॉइल इज प्लेस विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भैया एक बात बताओ, ये कॉइल है, इसका प्लेन ये हुआ और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, मतलब फ्लक्स जीरो है क्या? एरिया वेक्टर तो बाहर है ना, तो एंगल यहाँ पे जीरो होगा, तो फ्लक्स तो मैक्सिमम होगा। करो, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन ही पढ़ो। टाइम नहीं दिया है बट रेडियस दिया है। मान लो कि घटते 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 रेडियस घट रहा है ना, श्रिंक कर रहा है। थोड़ा सा तो बुद्धि लगाओ, हो जाएगा। तुरंत भर में पूछने लग। बहुत आसान है, एक लाइन में हो जाएगा सॉल्व। और तुम लोग से नहीं बन रहा है तो फिर नहीं समझ पा रहे हो। अब एक बात बता, इधर देखो, ईएमएफ क्या होता है? डी फाई अपॉन डी टी, यही है। क्वाइल कैसा है? सर्कुलर। कैसा क्वाइल है? सर्कुलर। फ्लक्स क्या लिखूंगा बताओ? बी डॉट ए, और यहां पे एंगल कितना है? 0 डिग्री। अरे एंगल तुमको किस में देखना है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तो जब प्लेन ऐसे है ना, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो इसको सिंपली क्या लिख दूंगा? बी इंटू ए। और बताओ कि एरिया, अच्छा बी तो कांस्टेंट है, इस पर बदल कौन रहा है? ए, तो बी को बी लिख दो। कॉइल कैसा है? सर्कुलर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यही हो गया ना फ्लक्स। तो फ्लक्स बराबर क्या आ गया? बी पाई आर स्क्वायर। अब बताओ तुम मुझे, ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा? डी फाई अपॉन डी टी। लिखो, डी ओवर डी टी। फाई को क्या लिख देंगे? बी पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बताओ इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? बी और पाई, आर कांस्टेंट नहीं है। तो बी और पाई को कहां निकालोगे? बाहर। तो बी और पाई को बाहर निकालो, बच क्या गया? डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी। अब बोलो सर इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? बिल्कुल कर सकते हैं, याद हो तो एक काम करो, ऊपर डी आर से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी डी आर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई चेंजेस नहीं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो, बी पाई डी आर स्क्वायर और एक नीचे वाला डी आर, और फिर एक ऊपर वाला डी आर बच गया, और नीचे में क्या बच गया? डी टी। बस रीअरेंज कर दिया हूं मैं, डी टी को यहां ले आया और डी आर को यहां भेज दिया। अब तुम बताओ मुझे, बी तो बी रहेगा, पाई तो पाई रहेगा, डी आर स्क्वायर बाई डी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? बताओ भैया। डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? 2x। तो इसका क्या होगा वैल्यू? 2r। अरे भाई एक्स की जगह पे आर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 टाइम ऑफ आर। बच क्या गया? डी आर बाई डी टी। ये डी आर बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पर यूनिट टाइम, जो कि तुम्हें दिया हुआ है।
क्या तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पर यूनिट टाइम नहीं दिया क्वेश्चन में? देखो क्या लिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना है, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट करना पहले, तो कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये किसका वैल्यू है, डी आर बाई डी टी। देखो मीटर पर सेकेंड। और क्या तुम्हें आर भी दिया हुआ किस समय पे चाहिए, 5, तो उस आर को भी बदलो। देखो बी को, बी कितना दिया हुआ है, 0.5। बी का वैल्यू हो गया 0.5। पाई को पाई छोड़ दो, 2 को 2 छोड़ दो, आर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, मतलब 5/100। और डी आर बाई डी टी कितना आया, 1 × 10⁻⁻4। इसको सॉल्व करो। नहीं आया समझ में तुम लोग को, तो करो। तुम लोग मूर्ख क्यों बने हो? कितना आया, सॉल्व करो इसको पेज पे। पाई को भी सॉल्व करो। हो गया, ये समझ में आया कंसेप्ट तुम लोगों को? अच्छा क्वेश्चन है ये, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। अच्छा कभी ऐसा दे दे कि मान लो, चलो ये पहले करो, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। हो गया ये, मान लो, फिर से मैं ऐसे इतना स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूं, बस ऐसे रफली लिख दे रहा हूं, तुम समझना कि जो एरिया वेक्टर है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तुम लोग नाम सुनते जीरो कर देते हो कि प्लेन का परपेंडिकुलर, प्लेन का परपेंडिकुलर तो अच्छी बात है, पैरेलल टू प्लेन हुआ तो अब जीरो हो जाएगा। अगर मान लो कि ये प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड इसका पैरेलल हो गया, तो भाई एरिया वेक्टर तो इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। तो फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, तो फिर करना ही नहीं। तो जहां भी पैरेलल टू प्लेन देखो तो आंख बंद करके जीरो मारो, मतलब पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके मारना, क्या पता उसमें कुछ घुमा दे बाद में वो, बट कॉमन से समझो थोड़ा, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन है, चेंजिंग विथ टाइम, चेंजिंग विथ टाइम। पहले कौन चेंज कर रहा था पिछले क्वेश्चन में, एरिया। अब कौन चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मान लो 2, ऐसा कुछ बदल रहा है, 3 sin 20t। एक्चुअल सब यही होता है, एक्चुअल में जो चेंज होता है ना ऐसा ही होता है। ना 20 नहीं होगा, यहाँ पे 100 पाई होता है। लो एक्चुअल डेटा डाल देता हूँ जो एक्चुअल होता है घर पे। तुमको एक्चुअली चाहिए था ना, ये होता है। घर में अल्टरनेटिव सप्लाई आता है, डायरेक्ट नहीं। इसी में आगे है। हाँ इधर देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन चेंजिंग विद टाइम दिस, ठीक है, पासिंग थ्रू एरिया, पासिंग थ्रू एरिया ऑफ 100 mm²। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स एट t बराबर
2 सेकेंड, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दिया मैं, ईएमएफ। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड। बहुत रफ सा क्वेश्चन है बट इजी है। सबसे पहले फ्लक्स लिखो। फ्लक्स क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है 0, तो cos 0 हो जाएगा 1। ठीक है, तो तुम्हारा फ्लक्स हो जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको भी कन्वर्ट करना है। कितना हो जाएगा? 10⁻²मीटर स्क्वायर। यही होगा ना? अगर 10th क्लास में ये नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो तुम साइंस पढ़ना छोड़ दो। मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴, और ऑलरेडी बाहर 100 है, तो क्या हो जाएगा 10⁻²। तो जगह 220 साइन 100π/t। क्या ये फ्लक्स आ गया? इसी फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज क्या देगा? ईएमएफ। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसमें कुछ टर्म बाहर आ जा रहा है, बाहर आ रहा है ना, ये सारा टर्म कहाँ निकलेगा? बाहर। तो फाई बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2.2 साइन ऑफ 100π/t। तो ईएमएफ हो जाएगा d∅/dt, मतलब d/dt, और अंदर में क्या है? 2.2 साइन ऑफ 100π/t। इसको करो डिफरेंशिएट। 100 साइन 100π/t को नहीं कर पाओगे क्या डिफरेंशिएट? कुछ याद आ रहा है कैसे डिफरेंशिएट करते थे इसको? साइन का डिफरेंशिएशन माइनस नहीं होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, बट 100 साइन थीटा का होता है। बट यहां पे देखो क्या है, हमको पता है तुम लोग डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे, चलो मैं ही कर देता हूं। इसमें सबसे पहले क्या बाहर निकालोगे? 2.2 डी ऑफ डी टी, किसका? साइन ऑफ 100π/t dt। साइन थीटा d/d थीटा, ये क्या होता है? सॉरी डी थीटा, ये क्या होता है? कॉस थीटा। डी साइन के थीटा इंटू डी थीटा, यहां पे थीटा के साथ के मल्टीप्लाई है, तो इस के निकलता है बाहर, और फिर ये क्या हो जाता है? कॉस के थीटा। तो अब बताओ यहां पे के कितना है? 100π। जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2.2 तो रहेगा ही बाहर, साथ में 100π भी क्या आएगा? बाहर, और पूरे साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस। तो क्या लिख दूंगा? कॉस 100π/t। समझ में आया ये बात? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। अच्छा, कब पूछा मैं? t बराबर 2 सेकेंड पे। ठीक है, तो 2.2 इंटू 100π इंटू कॉस ऑफ 2 सेकेंड डाल लोगे तो क्या हो जाएगा? 200π। बताओ कॉस 200π का वैल्यू कितना होगा? बताओ, बताया तो था फॉर्मूला, अगर भूल जाओ तो याद करो। ये 0, 2π, 4π, 6π, तो वापस करते करते यहां पे आएंगे, कॉस 200π ही पाएगा ना, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। ये या तो सब पढ़ा रखा हो, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ना तो आंसर क्या आ जाएगा? 222π तो इसको कन्वर्ट भी कर दो 22/7, तो 4840/7 इतना वोल्ट आएगा। यही होता ना 22 का स्क्वायर 484।
समझ में आ रहा है ये? तो लोग बीच बीच में बेसिक में फंस जा रहे हो गया ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी एरिया बदल दे तो कभी क्या बदल देता है, मैग्नेटिक फील्ड। बट एक्चुअल में जो घर जो हम लोग बिजली आता है ना घर यहाँ पे जो पावर प्लांट में बनता है, उसमें ना तो एरिया बदलता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, बदलता क्या है, एंगल। ऐसा थोड़े कि मैंने जो उसमें रोटर डाला उसका एरिया बदलूंगा बार बार जाकर, वो पॉसिबल है नहीं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बदलने का मतलब क्या, कि मैग्नेट को बदल दिया, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग उसको वहां पे घुमाते हैं तो एंगल बदलता है। ठीक है, अब तुम सोचो कि अगर मान लो कि एंगल बदल रहा है तो कुछ कैसा आएगा, सोचो। बी सेम है, एरिया भी वही है, इंटू कॉस ऑफ थीटा। मतलब थीटा बराबर क्या लिखूंगा, ओमेगा टी। याद आ रहा है कुछ? तो इसको क्या लिख दूंगा, ओमेगा टी। ये क्या हो गया, फ्लक्स। इसी का डेरिवेटिव क्या देगा, ईएमएफ, मतलब डी फाई बाई डी टी। क्या हो जाएगा देखो, बी ए तो बाहर, किसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, डी बाई डी थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब बताओ, इसमें ओमेगा तो कांस्टेंट है तो क्या निकल जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा बी ए ओमेगा, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। तुम्हारे घर पे ये आता है क्या, तुम्हारे घर पे जो भी सप्लाई आ रहा है साइन के साथ बदल रहा है। साइन का डायग्राम कैसा होता है, याद आ रहा है कुछ? तो तुम्हारे घर पे जो भी सप्लाई आ रहा है वो ऐसे बदलता है, मतलब हर एक टाइम पे बार बार जीरो हो रहा है वो, पर पता चलता है तुमको, तुम्हारे घर का जो सप्लाई है उसका वोल्टेज बहुत बार जीरो होता है। फ्रीक्वेंसी कितना है, 50, मतलब कि 1 सेकंड में 50 बार जीरो होता है वो। तुमको क्या लग रहा है, देखो यहां से जो ईएमएफ आ रहा है किसका फंक्शन है, साइन का। अरे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, ओमेगा बाई 2 पाई। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना इंडिया के लिए 50 हट जाता है, जो भी कैलकुलेशन है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, कि वो 1 सेकंड में 50 साइकिल कर रहा है। देखो तुम, ये 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 1 साइकिल में कितने बार जीरो हो रहा है वो, 2 बार। समझ में आ रहा है? तो 1 सेकंड में कितने बार जीरो होगा, 100 टाइम। तो तुम्हारे घर में 1 सेकंड में 100 बार वोल्टेज जीरो होता है। कांस्टेंट वोल्टेज नहीं आता है, कांस्टेंट होता तो वो डायरेक्ट करंट हो जाता ना, डीसी। पर ये कैसा है, एसी, अल्टरनेटिव, मतलब कुछ प्लस तो नीचे माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है। अच्छा, वो इतनी जल्दी जल्दी होता है ना कि तुमको पता नहीं चलता है। जैसे ये बल्ब है ना, सोचो इस बल्ब में एक बार में 100 सेकंड बार, 1 सेकंड में 100 बार ये बंद हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसमें भी देखो, कभी जीरो, फिर वोल्टेज बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम गया, फिर घटते घटते जीरो हुआ, फिर नेगेटिव गया। मतलब वोल्टेज कांस्टेंट भी नहीं है, वोल्टेज थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ते बढ़ते पीक पे गया। ये तुम्हारे घर पे जो पीक है ना वो कुछ और होता है, वो जब हम लोग पढ़ेंगे एसी डीसी तो बहुत अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा मैं अभी। वो आरएमएस होता है, पीक कुछ और होता है, 220 इंटू रूट 2 पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब। क्लियर है ये? तो उसका अलग कंसेप्ट है। समझ में आ रहा है ये बात? तो ये जो तुम्हारा बल्ब है, तुमसे कुछ पूछ दे कि 1 सेकंड में कितनी बार बंद हो रहा है, 100 टाइम। समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा, तुमको पता क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना फास्ट हो रहा है कि पता नहीं चल रहा है। ये बात तुमको किसी कैमरा में पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया तुम्हारा फेराडे का लॉ। फेराडे को लॉ से ही फिर हमने जनरेटर वगैरह बनाया, हमको पता चला कि अच्छा फ्लक्स बदलना है तो ये में बनेगा। ठीक है, हो गया यहां तक, क्लियर है? अब जो हमारा मेन टास्क है कि ठीक है बन गया, वोल्टेज मान लेते हैं कि मान लो कि एक कॉइल है और इसमें ऐसा समझो कि मैग्नेट को अंदर बाहर ले जा रहा है, अंदर बाहर। तो कोई बोलेगा सर प्लस टर्मिनल इधर रखूं, ऐसे रखूं, या फिर कोई बोल सकता है सर ऐसे रखिए। नहीं समझे, एक ही बात कैसे हुआ, इधर करंट इधर जाएगा, और जब तुम उल्टा रखोगे
ये बड़ा ये छोटा, तो एक बार करंट इधर जाएगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ भी जरूरी है कि इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन किधर है। तो उस डायरेक्शन को किसने दिया, उनका नाम है लेंज। तो लिखो, हेडिंग लिखो लेंज लॉ। तो एक बात बताओ, लेंज लॉ ने क्या इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताया कि कितना होगा? लेंज लॉ ने क्या बताया, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा या किधर होगा, किधर होगा। लेंज लॉ बेसिकली किसको बताता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर करंट बोलो ज्यादा बेहतर होगा, अगर लूप क्लोज हुआ तो करंट होगा। क्लियर है? अब देखो इसको समझते हैं। लेंज लॉ को तुम ऐसे याद रखो, तुम एक शॉर्टकट तरीका है, बीट्रे किया वो गद्दार समझते हो? नहीं, ये पर्सनल ले जाना है। अच्छा एक बात बताओ, समझो ऐसे कि मान लो कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड, और अंदर की ओर है। इसका क्या मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बोर्ड के अंदर। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, डायरेक्शन किधर है, अंदर। ठीक है, और इसमें मैंने एक रख दिया लूप, ये कंडक्टिंग लूप, क्या रख दिया, कंडक्टिंग लूप। ठीक है, तो अब तुम सोचो इसका एरिया वेक्टर भी अंदर या बाहर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, अंदर या बाहर। तो फ्लक्स जीरो नहीं, फ्लक्स मैक्सिमम। ठीक है, क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है फिलहाल, नहीं, फ्लक्स में कोई भी चेंजेज नहीं आ रहा। तो फ्लक्स क्या है यहां पे, कांस्टेंट। तो बता ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब तुम समझना, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, जीरो, क्योंकि फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट। बट सोचो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है ना, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। मतलब अभी 10 टेस्ला था, बाद में 20 टेस्ला हो गया, उसके बाद 40 टेस्ला हो गया, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो क्या फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऐसा समझो कि ये जो बी है, बी मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। अब बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और चेंज होगा तो क्या आएगा इसमें, ईएमएफ। और ये क्लोज है तो इसमें क्या आएगा, इंड्यूस करंट। अगर मान लो ऐसा समझो कि इसमें सिर्फ रॉड लेता मैं, तो क्या करंट होता इसमें, पर क्या ईएमएफ होता, हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। बट अब क्या इसमें करंट भी जाएगा, हाँ, क्योंकि ये क्लोज्ड है। ठीक है, तुम सोचो मैंने क्या बोला, इधर देखो क्या कर रहा है ये, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, ये कुछ कर रहा है। एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर बढ़ रहा है, अंदर की ओर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किधर बढ़ेगा, अंदर की ओर। मैंने क्या बोला कि इसमें करंट पैदा होगा और वो गद्दारी करेगा। गद्दारी क्या करेगा, अच्छा करंट है, तो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना वो। अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो उसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्या सेम डायरेक्शन होगा या उल्टा होगा, गद्दारी कर रहा तो क्या होगा, उल्टा होगा। इसमें करंट ऐसे बहेगा या फिर ऐसे पैदा होगा कि उसका जो फ्लक्स होगा वो इससे उल्टा होगा। नहीं समझे, देखो एक मिनट, अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, फ्लक्स किधर है, अंदर की ओर, और बढ़ रहा है। तो ये करंट ऐसा बनाएगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, बाहर की ओर। तो बताओ कैसा करंट फ्लो करेगा, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, किधर फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है इसका, बाहर। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो इसका फ्लक्स भी किधर, बाहर। समझ में आ रहा है, घुस रहा है दिमाग में, नहीं कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल तुम, ये वही तो उसको बना रहा है। क्लियर है, तो कैसे याद रखोगे, आज बताओ तुम इसको डिफाइन कैसे करोगे फिर। डायरेक्शन ऑफ
induce current will be such that direction of induce EMF लिख लो. Direction of induce EMF is always direction of induce EMF is always such that direction of induce EMF is always such that it will oppose the cause that has produced it. जिसने इसको बनाया उसको ही अपोज करेगा. समझ में आया ये बात? चल, इस पे एनएसएस में लगभग एक क्वेश्चन आता है. डिफरेंट अभी स्ट्रक्चर दूंगा मैं, फिर बताना तुम लोग, ठीक है? अभी 5-6 एग्जाम्पल करते हैं इस पे. मान लो कि कंडक्टिंग लूप ऐसे है कुछ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना अंदर की, किधर है, अंदर या बाहर? इसका क्या मतलब होता है? बाहर. किधर है? बाहर. चलो ऐसे है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, बट फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करंट इंड्यूस होगा? होगा? बताओ. नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट है. बट मैं बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग आउटवर्ड. किधर इंक्रीज कर रहा है? आउटवर्ड. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. बताओ. आउटवर्ड बोला ना? बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये बताना है तुमको. इस कंडक्टर में करंट किधर बहेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये करंट ऐसे बनाएगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो, तो उसके लिए करंट इसमें किधर बहेगा? बताओ. क्लॉकवाइज. जब क्लॉकवाइज बहेगा तो थंब किधर जा रहा है? अंदर. तो इंड्यूस करंट किधर हो गया? अंदर. अच्छा, एक बात बताओ, इसी में अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करे तब? बताओ. अगर ऐसा समझो, स्ट्रक्चर अभी भी यही है, बट इसमें अब हो क्या रहा है कि अभी तक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा था या डिक्रीज? इंक्रीज. अब मैं बोल रहा हूं कि है बाहर की ओर ही, बट वो डिक्रीज कर रहा है. अब बताओ, इधर देखो, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, और डिक्रीज कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है. तो वो ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड बनाएगा कि इसको सपोर्ट करेगा, कम नहीं होने देगा इसको. अरे अपोजिट ही जा रहा है ना, तो बताओ इसमें आप करंट किधर जाएगा? एंटी. कैसे? देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो फ्लक्स बाहर की ओर घट रहा है, तो ये कुछ ऐसा बनाए कि इसको बाहर की ओर फ्लक्स बढ़ा दे, तो किधर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. थोड़ा इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? बाहर. तो इसका फ्लक्स किधर होगा? बाहर. नहीं आ रहा समझ में? पक्का? चलो तो फिर एक और बताओ. ये लूप है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और वो डिक्रीज कर रहा है. क्या कर रहा है? डिक्रीज. बताओ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन. बताओ क्या होगा? सारे लोग बताओ. तो एक का क्लॉकवाइज आया. देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वो घट रहा है, तो करंट भी ऐसा बनेगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर ही, ताकि वो घटने वाले को सपोर्ट करे. तो किधर होगा? अरे देखो भाई, क्लॉकवाइज में तो अंदर जा रहा है ये. समझ में आ रहा है ये बात? ये सब मैं जो भी करवा रहा हूं कहीं ना कहीं एक आध बार आ चुका है, ठीक है? कभी एक साल आया, कभी 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 और आया होगा. ये मान लो, इधर देखो, एक वायर है,
वायर में करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इसके बगल में क्या रखा हुआ है, एक कंडक्टिंग लूप। तो बताओ इसमें करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताओ, बताओ। नहीं ऐसा समझो, अरे भाई तो पैरेलल है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की ओर, और इसके एरिया वेक्टर भी अंदर या फिर बाहर। तो तुमको ये देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो किसी एक डिस्टेंस पे तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। क्या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कभी बदलेगा, नहीं। क्या यहां पे बदलेगा, नहीं। क्या यहां पे बदलेगा, नहीं। हाँ हर जगह मैग्नेटिक फ्लक्स अलग अलग है, बट क्या बदल रहा है, नहीं। तो क्या इसमें इंड्यूस करंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बदल ही नहीं रहा है। इस केस में क्या था, मान लो कि ये लूप है और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, क्या इसमें फ्लक्स बदल रहा है, नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, सेम। बट यहाँ पे ठीक है, हर जगह मैग्नेटिक फ्लक्स अलग अलग है। पूरे लूप के लिए निकालेगा तो सेम ही आएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा। बट क्या यहाँ पर वाला वैल्यू बदल रहा है, नहीं, जो है वही है। ऐसा होगा कि मान लो यहाँ पे 3 वेबर हुआ तो यहाँ पे कितना होगा, 2 वेबर। ऐसा थोड़ा कि यहाँ पे अभी 2 था, बाद में 1 हो गया, बाद में 3 हो गया, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ओवरऑल, नहीं। जब चेंज हो ही नहीं रहा तो क्या इंड्यूस करंट होगा, नहीं। बट अब तुम सोचो, मैं क्या करता हूं कि इसको इधर चलाना शुरू कर दिया। अब हम इसको जैसे इधर चलाएंगे तो क्या आर बढ़ेगा, 2 पाई आर था यहां पे, क्या आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। अरे नीचे बढ़ रहा है ना आर, तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। अच्छा इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर या बाहर, अंदर है ना, देखो किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, और आर बढ़ने से घट रही है, मतलब अंदर में मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। तो बताओ इंड्यूस करंट किधर होगा, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज होगा, सो दैट इसको और सपोर्ट करे। तोते उड़ गए, हमें सॉरी, पक्का तुमको सच में समझ में आ रहा है, हाँ सिर्फ इसे थोड़ा थोड़ा आ रहा थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, चलो अब बताओ, तुम ही बताएगा। अब ये ऊपर जा रहा है, हाँ है। करंट वहीं पे है, और अब कॉइल ऊपर जा रहा है। तो बता इसमें इंड्यूस करंट किधर होगा। चलो ऑप्शन दे देता हूं मैं तुम्हारे लिए, तुक्का भी मार सकते हो। ए हो जाएगा क्लॉकवाइज, बी हो गया एंटी क्लॉकवाइज, सी हो गया जीरो, और डी हो गया पता नहीं, ये भी मार सकते हो। हाँ पता नहीं, बता, चलो अपना अपना ऑप्शन दो। चलो तुम्हारा, अरे तुक्का नहीं माना, सच में तुम्हारे लिए बनाया, बताओ। पढ़ने के मूड में है ही नहीं है। क्या होगा, मैं रीजन पूछूंगा क्यों, बता। आर पे सिग्नल रहेगा, वो जो करेगा तुम करेगा, तो फिर आर सिग्नल रहेगा तो मैग्नेटिक बिल्कुल क्या होगा, सी। क्यों होगा सी, देखो, अरे ये ऊपर जा रहा है ना, तो हर वक्त डिस्टेंस क्या है, सेम। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, नहीं। तो क्या फ्लक्स बदलेगा, नहीं। तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं। आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो लास्ट, चलो एक दो और करवाता हूं। अब सोचना, करंट नीचे है और ये इधर है और ये इधर जा रहा है। अब बताओ क्लॉक एंटी क्लॉक, ऑप्शन अभी भी वही है। ए में हो जाएगा क्लॉकवाइज, बी में हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, सी में हो जाएगा जीरो, और डी में पता नहीं। चलो भाई अपना अपना ऑप्शन दे दो। बी, तुम पढ़ के नहीं आई हो ना, इसलिए तुमको ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है। तुमको डायरेक्शन तुमको ढूंढने आता है, हाँ हाँ, पर नहीं नहीं, चलो आंसर बताओ तुम, छोड़ो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये बताओ ना, करंट की डायरेक्शन पूछ रहा हूं मैं, किसकी, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस। यही होता है, मैं बोलता हूँ कि लास्ट लेक्चर पढ़ कर आया करो, तुम लोग नहीं पढ़ कर आओगे तो यही होगा। पर
चलो हाँ भाई सॉरी बता बता बताओ। सोचो। सबसे पहले तो ये देखो कि इस वायर की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर या बाहर? भाई कैसे निकालते हैं? थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में और देखो यहाँ पे कर्ल फिंगर किधर जा रहा है, अंदर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। ये बात तो समझ में आ गया। अच्छा, जैसे जैसे ये वायर के पास जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसका मतलब अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर या बाहर? बाहर। तो करंट मैग्नेटिक फ्लक्स किधर होना चाहिए, बाहर। तो करंट किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? पक्का हो गया, ये कर लोगे? चलो इसी में अगला। लूप में कुछ नहीं हो रहा है, करंट जो इसमें आई है ना वो डिक्रीज कर रहा है। अब बताओ इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या जीरो या कुछ भी नहीं? क्लॉकवाइज हो जाएगा। हाँ तो करंट तो बदल रहा है ना, तो बी तो चेंज हो ही जाएगा। बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इस बार आर नहीं बदल रहा पर आई तो बदल रहा है ना, किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। चलो देखते, देखो सबसे पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड, देखो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। किधर है, अंदर। करंट घटने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की ओर। तो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? हो गया। हो गया ये, एक दो और करवा दूं? चलो तुम लोग पढ़ के नहीं आना तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन था मेरे पास, पर फिर तुम लोग हिल जाओगे। ये मैग्नेट है, ये 100, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। अभी मैं इसका एक्सेलरेशन पूछ देता हूँ। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता। इधर देखो, चलो इधर देखो, क्या समझ में आ रहा है कि एक लूप है ऐसे, ठीक है, और ऐसे मैग्नेट जा रहा है। मैग्नेट मान लो फिलहाल कांस्टेंट है, कैसे है, कांस्टेंट, और लूप भी कांस्टेंट है। तो क्या इस लूप में ईएमएफ बनेगा, नहीं, क्योंकि कोई चेंजेज हो ही नहीं रहा। बट मैंने क्या किया, इसको अंदर भेजना शुरू किया, कुछ वेलोसिटी से जा रहा है अंदर। तो अब बताओ मुझे, किसमें इंड्यूस करंट होगा, होगा तो किधर होगा? जब बाहर आएगी तो नहीं नहीं, पहले के बताओ, बाहर आने छोड़ दो। एंटी क्लॉक सही है। ये ऐसे होगा, उसका उल्टा भी होगा। नहीं तुम गलत जा रहे हो, देखो इधर देखो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा ना, निकला, जैसे जैसे पास जाएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा, मतलब इधर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो ये करंट ऐसा पैदा करेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर। तो कैसे होगा, देखो ऐसे घूमेगा करंट, ठीक है, कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कुछ चेंजेस आएगा, नहीं। इसमें बताओ, हाँ यहां से निकल रहा है तो ये दूर जा रहा है, तो दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इधर की ओर घटेगा, तो करंट ऐसा हो कि इधर की ओर बढ़े, तो करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है, कर लोगे? लेंज लॉ में यही सब बनेगा। तुमको बेसिकली लेंज लॉ में फॉलो क्या करना है कि तुम ये देखो कि करंट, सॉरी ये देखो कि फ्लक्स किधर चेंज हो रहा है,
जिधर की ओर चेंज होगा, देखो ऐसा है, अगर फ्लक्स स्ट्रांग मतलब बढ़ रहा है तो करंट ऐसे बनेगा कि उसको अपोज करेगा, मतलब रोकना चाहेगा। अगर मान लो कि फ्लक्स कम हो रहा है तो करंट ऐसे बढ़ेगा कि उसको बढ़ाना चाहेगा वो। देखो होता क्या है, भाई तेरे देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे जो करंट एक्चुअली निकलता है ना, जो भी करंट बन रहा है, आगे चलकर तुम पढ़ोगे जनरेटर वगैरह, उसमें हम लोग इसको बोलते हैं ईडी करंट। क्या बोलते हैं? ईडी करंट। होता क्या है, देखो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं तुमको। नेचर में जितना भी मटेरियल है ना, वो सिमेट्रिकल रहना चाहता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि वो, तुम लोग इनर्शिया पढ़े हो ना, लॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है कि जो जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा। कोई भी चीजें, नॉट ओनली इंसान, सिर्फ इंसान ही नहीं, मटेरियल भी वो अपने आप को वैसा ही रखना चाहता, चेंज पसंद नहीं करता है कोई भी चीज। ठीक है? तो होता क्या है कि कोई भी एक, मान लो कि तुमने कंडक्टर ले लो और उस पर तुमने क्वाइलिंग कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे क्वाइलिंग कर दिया, ऐसे ट्रांसफार्मर काम करता है एक्चुअली। क्वाइलिंग कर दिया तो इसमें सप्लाई जा रहा है, सप्लाई जा रहा है, कैसे सप्लाई जा रहा है? साइनोसॉइडल, जो घर में हम लोग भेजते हैं, कैसा जा रहा है? साइनोसॉइडल, मतलब समय के साथ बदल रहा है। तो इसमें एक्चुअली एक तरह से ये क्या बन गया? सोलोनॉइड। तो सोलोनॉइड में एक मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड होता है ऐसा। तो जैसे जैसे करंट बदलेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। और ये जो रॉड है ना, ये चाहेगा कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ना बदले, तो जितना बदलेगा उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा वो, और उसके लिए वो खुद से अपने आप एक ईएमएफ को पैदा करेगा। सो दैट कि मान लो कि ऐसा समझो कि 20 एम्पेयर इधर आया, तो ये अपने आप क्या चाहेगा कि 20 एम्पेयर इधर कर दे और कितना कर दे, जो चेंज आया उसको जीरो, मतलब चेंज होने नहीं चाहता है। बता, तुमने ये बदला तो इसको तुमने मजबूर कर दिया, इसमें कितना करंट बन गया? 20 एम्पेयर, और वही करंट फिर दूसरा साइड बह जाता है। समझ में आ रहा है? तुमको क्या किया जाता है, तुमको हम पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है या फिर क्षमता नहीं पढ़ने का है, हम उसमें परिवर्तन लाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? और तुम में जब वो चेंज सिग्निफिकेंट हुआ, समझ में आ रहा है, तो तुम उसको अपोज करना शुरू करोगे, मतलब तुम पढ़ना शुरू करोगे। पूरा नेचर ऐसे काम करता है, दिमाग भी, हर कुछ ऐसे काम करता है। दुनिया में जो भी चीजें सिमेट्रिकल है वो अपने अंदर के चेंज को नहीं लाना चाहता है। क्लियर है? अब नॉलेज इधर से आए चाहे इधर से आए, नॉलेज तो आ रहा है ना, बात ये है। ठीक है? तो करंट यहां पे फ्लक्स बदल रहा है, तो फ्लक्स बदल रहा है तो मटेरियल ये चाहेगा कि हम एक ऐसा फ्लक्स बदले, ऐसा फ्लक्स बनाए कि जो बदल रहा है उसको कितना कर दे? जीरो। इसलिए खुद से करंट बनाएगा। तो इसलिए उसके अंदर जो करंट बहता है उसको हम लोग ईडी करंट पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग में जाकर पढ़ोगे ट्रांसफार्मर वगैरह, ये बातें तुमको बहुत कम लोग बताएंगे। ये ईडी करंट ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। तुम अगर 12 में भी चले जाओगे ना, पूरा जेई के लिए तैयारी, हाँ, तुम जब बीटेक में जाओगे तब तुमको ये बात समझ में आएगा। मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था तो मैं सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ा हूँ। तो ईडी करंट ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है? पर तुमको इतना नहीं जानना है, जो तुम्हें इंटरेस्ट के लिए बता दिया। तुमको बेसिक बस इतना देखना है कि फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। जिधर चेंज होगा जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आएगा। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट ऐसा बदलेगा कि उस बढ़ने वाले को घटाने की कोशिश करेगा। अगर फ्लक्स घट रहा है तो करंट ऐसा बनेगा कि उस घटने वाले को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बस तुमको ये देखना हर बार। क्लियर है यहां तक? अब तुम देखो एक क्वेश्चन, मान लो ये मैग्नेट है, दो मैग्नेट, एक मैग्नेट यहां रख लो, ठीक है, और तुम ऐसा सोचो कि यहां पे एक लूप है। ठीक है? अब मैंने ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, मैंने इस मैग्नेट को छोड़ दिया फ्रीली ऐसे, मतलब ऐसा समझो
ये लूप है और ऐसे छोड़ दिया तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो देखो होगा क्या, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें ऐसा करंट इंट्रोड्यूस होगा कि इसको घटाने का कोशिश करेगा। मतलब कैसे जाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बाहर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात। अगर ऐसे बह रहा है तो ऊपरला पोल कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ, और नीचे वाला इसमें कौन सा बिहेव करेगा, एज ए साउथ। ये भी तो मैग्नेट की तरह बन जाएगा ना। तो लूप का ऊपरला पोल कौन सा हो गया, नॉर्थ, और नीचे वाला पोल कौन सा हो गया, साउथ। अब अगर मैं पूछूंगा तुमसे कि ये जो मैग्नेट गिर रहा है उसका जो एक्सेलरेशन है जी होगा, या जी से कम होगा, या जी से ज्यादा होगा, या तुम कांट से ऐसा लिख सकते हो, बताओ। सोचो, नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, उसको रिपेल, और एक उसका जी नीचे था और एक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, तो ओवरऑल जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हा? नहीं एग्जैक्ट पे मत जाओ तो, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए को। क्लियर है, यही मैं बोल रहा था कि तुम ऐसा क्वेश्चन भी तुमको आएगा तो ओवरऑल पूछ देगा कि जी का वैल्यू, तुम बोलोगे जी आग में जी 10 होगा, गिर रहा है, ये बोलोगे ना भाई कि मैग्नेट को छोड़ दिया, नीचे लूप है, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ जी मैग्नेट। तुम लोग अच्छा मैग्नेट तो फ्री फॉल है। अच्छा मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि एयर रेजिस्टेंस जीरो है। क्या एयर रेजिस्टेंस जीरो, मैग्नेट इतना स्ट्रांग है तो एक तरीके से वो फ्लोट भी कर सकता बिल्कुल। अगर मैग्नेट बहुत स्ट्रांग हुआ तो फ्लोट भी कर सकता है। चाइना ने एक ये बनाया है आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल ऐसा बनाया जहां पे कि मून का ग्रेविटी बना दिया उसने, कि तुम मतलब जैसे कि मून वगैरह पे या फिर एस्ट्रोनॉट वगैरह जो जाते हैं बाहर ना, तो ग्रेविटी को उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि तुम चांद पे गए तो चांद का ग्रेविटी कितना है, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तुम यहाँ पे कितना में रह रहे हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो तुमने क्या किया कि तुम यहाँ पे हो तो तुम्हारा पूरा बॉडी इस पे अडेप्टेड है, तुम यहाँ गए तो भाई तुमको कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने पड़ेंगे, कि तुम अभी 9.8 झेल रहे थे, तुम वहां जाते कम हो गया, तो तुम्हारा बॉडी तो चेंजेस को नहीं सर्वाइव करेगा। तो इससे बचने के लिए सूट वगैरह हम बनाते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना ने क्या किया कि इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से आसपास के सराउंडिंग के एक रीजन के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, वीक, कम कर दिया। अब बताओ पहले कितना था जी, उसने ऐसा सेटअप बनाया कि घट जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लिया तो घटा दिया जी को, घटा के कितना कर दिया 1.6, तो बना दिया चांद जैसा माहौल। सारा प्रैक्टिस कर लो यहां पे। समझ में आ रहा है। अगर तुम इस रीजन में चाहते हो कि ग्रेविटी फ्री कर दो तो ऐसा मैग्नेट बनाओ, यहां पे ऐसा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाओ कि सो डेट कि वो एक अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, उसका फिर क्या कर दे, उसका ग्रेविटी को कम कर दे। समझ में आ रहा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाकर तुम ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। दिस इज द रीजन। है। अब ये तुम रिसर्च करो। अगर दो सेम है जो कि गाने के लिए ऑब्जेक्ट रखे तो हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ये सब पढ़ना है 12 में, एक एक लॉ पढ़ोगे, दो मैग्नेट के बीच में एक चीज गैसेस से पार्टिकल फ्लोट करता है, मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए वो। ठीक है, सोचो ना भाई कि तुमने एक मैग्नेट रख दिया और ये मस्त फ्लोट कर रहा है भाई, नीचे ग्रेविटी लग रहा है, ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, रुक गया। चार्ज भी तो ऐसा फ्लोट कर सकता था, याद करो कि मान लो तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा समझो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की ओर, और यहाँ पे प्लस चार्ज क्यू रख दिया, तो इस पे एक फोर्स लगेगा कौन सा, क्यू ई, याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसका खुद का एक नीचे क्या लग रहा है, एम जी। तो हो सकता है कि ये चार्ज भी ऐसे उड़ता रहे हवा में, ऐसे पड़ा रहे। क्यों, क्योंकि उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और लगने वाला मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, बराबर। जो तुम्हारा ये था ना, ये सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये बात भी ऐसे प्रूफ हुआ था।
जब तुम थ्योरी पढ़ोगे, जो मतलब जगह, ऐसा नहीं कि किसी को रात में सपना आ जाता कि आज सोया था तो उसको आके भगवान बोल दिए कि तुम क्या कर रहे हो, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड है जल्दी निकालो उसको, ऐसा नहीं होता है। वो तुझे एक्सीडेंटली ऐसा देखा कि अच्छा एक सोलेनॉइड इस पर टंग गया एक मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मतलब कि सोलेनॉइड भी एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है, कुछ तो है उसमें। फिर उसने उसको पढ़ना शुरू किया, फिर देखा कि अच्छा करंट करेंगे सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा बोला, फिर उसने पूरा पढ़ा उसमें। तो ऐसे रिसर्च होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था तुम्हारा लेंज लॉ और फैराडे लॉ। ठीक है, इस पे बेटा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात को मैं 110% बोल रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर। मैं 3-4 चैप्टर में बताया, जैसे कि फ्लूइड में बताया हूं मैं कि फ्लूइड में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, फिर तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मिनिमम 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मिनिमम बता रहा हूं मैं। मैग्नेटिज्म से भी एक क्वेश्चन आएगा, और मैग्नेटिज्म से हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड का भी पूछ दे, बट ज्यादातर चांसेस किसका है, लेंज लॉ का। वो डायरेक्शन तुमसे पूछ देगा, कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि इधर इधर रख दे, इधर से मैग्नेट को गुजार दे, बोलेगा बताओ इसमें कितना हुआ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? या फिर ऐसा कभी कर दे कि एक लूप है और एक दूसरा लूप है। ठीक है, और ऐसा समझो, देखो मैं एक झलक दे दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हम्म, आपने बोला कि एक मैग्नेट ऐसा आगे बढ़ रहा है, तो टेक्निकली जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस की पर हाइपोटेन्यूज वाला डिस्टेंस तो करेगा। कौन सा? देखिए ये एक प्लेट है और हम्म, करंट को हम ऐसे करते हैं, हम्म, सॉरी मैग्नेट को, हम्म। तो यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर आ रहेगा, पर जब वो आगे बढ़ेगा तो उसका हाँ, चेंज आएगा तो आएगा। हम सिमेट्रिकल लेके चलते हैं, सिमेट्रिकल लेके चलते हैं, करंट भी इन्फिनेटली स्ट्रांग नहीं होता है, हम सिमेट्रिकल लेके चलते हैं। रियल केस में आएगा उसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, पर तुमको जीरो लिखना है। ऐसा समझो कि ऐसा ये है, एक वायर है, ठीक है, और ये लूप है ऐसा सर्कुलर। ठीक है, करंट इसमें बह रहा है मस्त, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा होगा इसमें। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के ऐसे जा रहा होगा, रिंग बनता है। अगर देखो तो मैं पढ़ाया हूं, इसमें क्या बनता है, एक रिंग, ऐसे ऐसे रिंग बनेगा। ठीक है, मैंने तुरंत इसको स्विच को बंद कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, बंद, तो तुरंत तो करंट जीरो नहीं होगा, जीरो में कुछ समय लगेगा। अभी करंट मान लो 2 एम्पियर था, अभी करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर। जैसे स्विच बंद कर दिया, करंट कितना हो गया, 0 एम्पियर। तो करंट घटने में कुछ समय लगा होगा ना, तो जितना देर में घटा तो उतना देर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा, तो इसमें भी कुछ करंट आया होगा, इसमें भी कुछ करंट आया होगा ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछेगा तुमसे, तो प्रैक्टिस कर लेना, सीट दूंगा उसमें प्रैक्टिस कर लेना तुम। नोट्स को प्रैक्टिस करो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अगला हेडिंग डालो, लिखो फोर्स ऑन, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज अंडर मैग्नेटिक फील्ड। मान लो, ऐसा समझो कि एक रीजन है, ठीक है, और इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर इस साइड में, और इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर, बी इज अलोंग माइनस के कैप, माइनस के कैप नहीं है ना वो। अच्छा, यहां से मैंने क्या किया ना कि एक चार्ज छोड़ा क्यू, और ये ऐसे जा रहा है, जैसे ये यहां पे पहुंचेगा, क्यू यहां पे आया, तो अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पे चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स, और वो जो फोर्स है ना वो कहलाता है तुम्हारा क्यू वी क्रॉस बी, या फिर क्यू वी बी साइन थीटा। लिखो इसको, फिर इस पर बात करते हैं। पहले मैं ऐसे थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया था, आज डिटेल में देखेंगे इसको। वी क्या है इसका, वेलोसिटी, वी है इसका
वेलोसिटी। एक बात बताओ कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें चार्ज है और वो रेस्ट पे है तो फोर्स लगेगा। रेस्ट पे मतलब वी कितना, जीरो, तो फोर्स कितना, जीरो। तो एक बात याद रखना, चार्ज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स उस पर कितना होगा, जीरो। क्लियर है। अच्छा इधर देखो आगे, एक बात बताओ, ए क्रॉस बी याद आ रहा है कुछ, क्या होता था, ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है, सॉरी थीटा क्या है यहां पे, एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसी तरह से जब मैंने इसको ब्रेक किया तो क्यू वी क्रॉस बी को क्या लिखा, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल होगा, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, कितना होगा, 0 डिग्री, तो साइन कितना, जीरो, और साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स और कब जीरो हो रहा है, वेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब हुआ, सेम डायरेक्शन में या फिर एंटी पैरेलल। ऐसा सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, यहां पे अंदर, चार्ज को भी अंदर फेंक दिया, क्या फोर्स लगेगा उस पर, नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, वेलोसिटी भी अंदर, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों कैसा हो गया, पैरेलल, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, जीरो, तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो, तो फोर्स कितना लगेगा, जीरो। तो फोर्स लगेगा कब, जब थीटा जीरो ना हो। अच्छा मैक्सिमम कब लगेगा फोर्स, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री, मतलब कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम। क्या इस केस में फोर्स मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी किधर है, एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, माइनस जेड एक्सिस में, तो क्या इस केस में फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1, तो कितना हो जाएगा फोर्स, क्यू वी बी। अच्छा एक बात और बताओ, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन याद आ रहा है, कैसे निकालते थे, ए पे रख के बी को घुमा देते थे, कुछ अगर याद हो तो, ए क्रॉस बी, ऐसा समझो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए पे रखो और बी को घुमाओ, तो जो थंब का डायरेक्शन है ना, वही क्या किसका डायरेक्शन देता है, ए क्रॉस बी का, तो थंब किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर, ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी। इसका मतलब कि इस पे जो फोर्स लगेगा ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। पहले इसको लिखो फिर आगे बात करते, पहले इसको तुम इतना कॉपी करो, कॉपी करो, कर लिया इसको, इसको कॉपी करो फिर बताता हूं क्या करना है। यहां तक लिखो पहले तुम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड लगा रहे हो, वो करंट करिंग वायर पे लगता है, तो अगर तुम यहां लगा रहे हो तो बेवकूफ हो, यहां पे फ्लेमिंग का राइट हैंड लगता है। लेफ्ट हैंड भी लगा सकते हो बट नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक है, बहुत डिटेल में जा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड बेसिकली करंट, वो किसके लिए पड़ा होगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना तो उस पर फोर्स होगा, तो उस पे लगे, उस पे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से। बट यहां पे तुमको सिंपली ए क्रॉस बी से काम चल जाएगा, खैर वहां पे भी ए क्रॉस बी से काम चल जाता है, सेम ही चीज है, वो जबरदस्ती बस एक नया कानून डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है वो। चलो इधर देखो, इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझो, वरना फिर ना ये सर को ऊपर से जाएगा तुमको। ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर,
देखो, अगर तुमको नहीं याद हो तो एक बार मैं वेक्टर वाला रिकॉल करवा देता हूं कि मान लो कि वेक्टर सी बराबर है ए क्रॉस बी। मैं ए और बी को जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट क्या आया, सी। तो ये जो सी है ना, सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड सी विल बी परपेंडिकुलर टू बी। देखो, ये ए था, ये बी था, जब क्रॉस कर रहे थे तो सी किधर आ रहा है, बाहर। तो सी ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है ये बात? सेम कंसेप्ट यहां पे काम आएगा। यहां पे हो क्या रहा है कि एक चार्ज है क्यू, वो इसके अंदर गया, पलट जाएगा, एक में बाहर आ रहा था, एक में अंदर जाएगा, ठीक है। यहां पे पता मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, किधर है, अंदर, ठीक है। और तुमको अगर क्रॉस प्रोडक्ट याद हो तो देखो डायरेक्ट में लिख देता हूं। फोर्स बराबर क्या है यहां पे, क्यू वी क्रॉस बी। चलो फिलहाल के लिए चार्ज प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी किधर, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड में, एक्स में। एक्स में वेक्टर क्या होता है, आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, के या माइनस के, माइनस के। बताओ आई क्रॉस माइनस के क्या होगा, याद आ रहा है कुछ कैसे बताया था, आई जे के, आई से जे पे जाना, जे से के पे जाना। आई को जब जे से क्रॉस करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, के। जब के को आई से क्रॉस करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जे। उल्टा जाओगे तो उल्टा आएगा। देखो क्या बोल रहा है ये, आई को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई को के, सॉरी आई को के से। पहले तो जो माइनस है माइनस को बाहर निकाल दे, निकाल दिया, क्या बच गया, आई क्रॉस के। तो बताओ आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं हम, तो जे आएगा या माइनस जे आएगा, माइनस जे, और ऑलरेडी एक माइनस है तो क्या हो जाएगा, जे। तो फोर्स किधर लग रहा है, वाई एक्सिस में, किधर, वाई एक्सिस में। मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड, देखो चार्ज किधर जा रहा है, इधर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, और फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। अगर तुमको याद हो तो ये वेलोसिटी और ये क्या है, फोर्स। फोर्स मतलब एक्सेलरेशन। क्लास 9th में एक चीज तुम लोग को मैं पढ़ाया था, याद करो। अगर ये वेलोसिटी और यही एक्सेलरेशन तो स्पीड बढ़ेगा, अगर ये वेलोसिटी और पीछे एक्सेलरेशन तो ये स्पीड घटेगा, अगर ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन तो रोटेट करेगा। क्या सेम केस हो रहा है यहां पे, क्या चार्ज करेगा, चार्ज घूमने लगेगा, और किधर घूमेगा, ऐसे। और कैसे में घूमेगा, सर्कुलर पाथ, याद आ रहा है। तो यहाँ पे कार सॉरी चार्ज किस में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में। अगर सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसका कुछ रेडियस होगा, तो हमें वो निकालना है। बहुत इजी है, देखो कैसे, देखो इधर देखो ध्यान से। फिलहाल चार्ज किधर जा रहा है, इधर। फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, ठीक है। ये फोर्स कौन सा है, एफ। इस फोर्स का वैल्यू क्या है, क्यू वी बी। और ये फोर्स इसको क्या कर रहा है, सर्कल में घुमा रहा है। मान लो कि इस सर्कल का रेडियस कितना है, आर। तो कोई भी चीज अगर सर्कल में घूमता है तो उसको घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए, और वो किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। याद आ रहा है कुछ, क्या होता था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बताओ यहां पे फोर्स कितना है, क्यू बी वी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो कुछ कट रहा है क्या, वी से वी कट गया, तो क्या हो गया, क्यू बी बराबर एम वी अपॉन आर। तो बताओ आर बराबर क्या आ जाएगा, एम वी बाई क्यू बी। निकल गया रेडियस। कॉपी करो इसको, तुम लोग का चेहरा दिख रहा है मुझे। तुम सोचोगे सर एनसीईआरटी वालों ने तो सिलेबस हटा दिया था, आप तो चार्ज को ही घुमा दिए, और घूम रहा है। नहीं ये 12 का है, एनसीईआरटी में फैराडे लॉस तक था, लेंज लॉ भी था, ये हटाया बस। पूरा तुम लोग को मैग्नेटिज्म को थ्योरेटिकल बना दिया है। सबसे गंदा चैप्टर है 10th का मैग्नेटिज्म, उसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी है। बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, है बहुत इंटरेस्टिंग।
बट उसको काट काट के खराब कर दिया है एनसीईआरटी वालों ने। न तो पहले जब हम पढ़ते थे 10th में तो मुझे याद है जनरेटर मोटर सब था। ब्रश ये सब पढ़ोगे उसमें, कैसे रोटेट करता है, स्टार्टर क्या होता है, रोटेटर क्या होता है, शाफ्ट क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, सब पढ़ना था। बहुत इंटरेस्टिंग था वो, इंजीनियरिंग वाला महसूस दे देता था। तुमको लगता कि अच्छा थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग का भी हुआ, वही सब इंजीनियरिंग में पढ़ना है आगे चल के। हो गया, समझ में आया कि एक बार वापस से समझा दो, पक्का? सही बात, बेसिक क्वेश्चन हो गया। देखो तुम्हारे लिए ना इस पे जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही आसान आएगा, सिंपली रेडियस निकालने के लिए पूछ देगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना। आर बराबर क्या होता है, एम बी बाई क्यू वी। अच्छा एक बात और, एक्चुअली जो एक्चुअल होता है ना, एक्चुअल कुछ और है, मैं तुमको लास्ट में बता दूंगा। अभी तो तुमको बहुत बेसिक सा पार्ट बताया हूं। अब वो सर्कल में घूम रहा है ना, सर्कल में घूम रहा है, जिसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी बताओ यहां से। अगर वेलोसिटी की इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बी आर अपॉन एम होगा। अब बताओ, अगर अच्छा वेलोसिटी बदलेगा ना, क्या स्पीड बदलेगा, नहीं, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है। ये जो फोर्स है ना वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सिर्फ उसके स्पीड को, सॉरी उसके डायरेक्शन को बदल रहा है, स्पीड को नहीं बदल रहा है। तो कैसा मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसका टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था, टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी। अच्छा यहाँ पे वी दिया हो तो ओमेगा भी पूछ सकता है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर। तो आर से आर को डिवाइड कर दो तो ओमेगा क्या आ जाएगा, क्यू बी डिवाइड बाई एम, यही होगा ना। अरे वी अपॉन आर कर दो, इस आर को ले आओ, तो वी अपॉन आर क्या होता है, ओमेगा, तो क्यू बी बाई एम। तो बता टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड बताओ, टी बराबर 2 पाई आर, वी का वैल्यू डाल दो, क्यू बी आर और एम को भेज दो ऊपर, कुछ कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। मतलब कि टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे और उसके मास पे। अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग क्या होता है कि जनरली चार्ज जो है ना इलेक्ट्रॉन पे होता है या फिर प्रोटॉन पे होगा, यही होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम है कि नहीं। देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, और मास ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इतने छोटे टर्म को कोई बात नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा, अच्छा चार्ज मतलब क्यू और मास मतलब एम, तो कोई क्यू के बारे में ज्यादा बात नहीं करता है, कोई एम के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। यहाँ पे एक टर्म आता है क्यू बाई एम के बारे में बात किया जाता है, क्यू बाई एम। जब क्यू बाई एम करोगे तो कुछ बड़ा नंबर आ जाएगा ना, तो फिर वो सिग्निफिकेंट होगा। तुम हर जगह देखना क्यू बाई एम आ रहा होगा, देखो टाइम पीरियड में भी क्यू बाई एम, ओमेगा में भी क्यू बाई एम, रेडियस में भी क्यू बाई एम या एम बाई क्यू, वही उल्टा आ रहा है मतलब। समझ में आ रहा है ये बात। तो तरीका है किसी भी चीज को एनालाइज करने का, कि हम चार्ज बहुत छोटा है तो ठीक हम नहीं पढ़ पाएंगे उसको, मास बहुत छोटा है नहीं पढ़ पाएंगे, कि उनका रेशियो को देख सकते हैं। हाँ 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 कर रहा हूँ, थम जाओ। ये अच्छा क्वेश्चन सिर्फ मेरा नहीं करना। अब इधर देखो एक मिनट, जो मेन कंसेप्ट है, क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा। जो मेन कंसेप्ट है जो एक बार पूछा हुआ है एनएसजेसी में, वो मैं बता दे रहा हूँ, और ये है थोड़ा टफ, ठीक है। सोचो कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बना लिए थे।
तो मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ जो तुम्हारे लिए आसान हो जाए। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। यहां पे ना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हो जाएगा बी, मैग्नेटिक फील्ड। देखो, और एक चार्ज है जिसको मैंने ऐसे फेंका, जिसका कुछ मास होगा m और चार्ज है q और जिसका वेलोसिटी है v और एक्स एक्सिस एंगल कितना है, थीटा। पाथ ऑफ चार्ज विल बी, पहला ऑप्शन सर्कुलर पाथ, अरे रुक जाओ भाई, इलिप्टिकल पाथ, पैराबोलिक पाथ, हेलिकल पाथ। हेलिकल स्प्रिंग वाला ऐसे ऐसे। मन कर रहा है, मैं एक बात बताऊं, करेक्ट आंसर भी डी है। अब इधर देखो, हाँ इधर देखो, इस वेलोसिटी को फिलहाल तुम देखो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है। अगर प्योर 90 डिग्री होता तो कैसा पाथ करता, सर्कुलर। तो हम एक काम करते हैं, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, इतना तो पता ही है हमको तोड़ सकते हैं। तो एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर और एक कंपोनेंट ऊपर, ये हो गया तुम्हारा वी एक्स और ये हो जाएगा वी वाई। बताओ कौन से वेलोसिटी की वजह से वो सर्कुलर मोशन करेगा, एक्स या वाई, वी वाई, ऐसा समझो। अच्छा, और अगर फोर्स का डायरेक्शन निकालो, ए बराबर क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। चेक कर लेते हैं, क्यू तो प्लस है, वी किधर है, वाई में, मतलब जे कैप, और वी किधर है, आई कैप। जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के होगा। अरे भाई याद ना है ना, ये देखो आई क्या होगा, माइनस के, मतलब इसका सेंटर किधर होगा, अंदर, मतलब ये ऐसे घूमेगा। समझ में आ रहा कैसे घूमेगा, ऐसे। ये कौन घुमा रहा है इसको, वी वाई या वी एक्स, और एक्स क्या करेगा इसको, समझ में आ रहा है, क्लियर है। समझ में आया, ये सर्कल पे घूम रहा है, सेंटर किधर है, जेड एक्सिस माइनस जेड में, बट ये वेलोसिटी रुकेगा थोड़े, ये क्या करेगा, चलो आगे भी चलो, मतलब कि ऐसे घूम भी रहा है और साथ में आगे जा भी रहा है, तो स्प्रिंग जैसा ही तो है, इसी को हेलिकल पाथ बोलते हैं। तो एक्चुअल इसका पाथ क्या होगा, ऐसे। बेटा जे में क्या आता है, एक टच देता हूं पहले, ये देखो, ये देखो, अब देखो, ये वी वाई तो इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर में घुमाएगा, और ये वी एक्स भी तो कांस्टेंट है, ये वी एक्स बदल रहा है क्या, नहीं, तो हमेशा इन दोनों के बीच का गैप क्या रहेगा, सेम। इस गैप को बोलते हैं पिच, क्या बोलते हैं, पिच। जे में ये कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है। उसमें भी क्या प्रॉब्लम होता है, देखो, जेई वाले सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखेंगे, इस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाल देते हैं। तो एक तो मैग्नेटिक फोर्स लग ही रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, एक मैग्नेटिक फोर्स, ये कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं भैया, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देंगे तो एक और फोर्स आ जाएगा, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये कौन सा था, मैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इस पूरे को बोलते हैं लोरेंज फोर्स। समझ में आया, ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है। समझ में आया, कोई तुमसे पीच पूछ देगा क्या होगा, तो क्या बोलोगे, नहीं 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 नहीं, कोई पीच पूछेगा होता क्या, तो क्या बताओ, नहीं समझा सकते हो क्या, कि सर एक लूप और फिर जो उसके बाद का लूप होगा, दोनों के बीच में जो गैप होगा वही क्या कहलाएगा, पिच। अब तुम एक बात बताओ, पिच तुम नहीं निकाल सकते हो क्या, आराम से निकाल सकते हो, कैसे, पिच क्या है, बहुत टफ नहीं है। देखो पिच ये वाला डिस्टेंस x,
ये x बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। कौन सा वेलोसिटी, एक्स या वाई, एक्स। और टाइम कौन सा है, एक कंप्लीट चक्कर में, मतलब टाइम पीरियड। तो क्या हो जाएगा देखो, क्या हो जाएगा, वी एक्स इंटू 2 पाई, कितना आया था, अरे बता, 2 पाई m/q। अच्छा बी, ये क्या हो गया, पिच। मतलब ये पूछेगा नहीं, तुम्हारे कोर्स में है नहीं, बस मैं से बस कूल बनने के लिए तुमको समझा दिया हूँ। किसी अपने दोस्त को समझा सकते हो, बट टफ नहीं है ये आएगा नहीं तुम्हारे कोर्स में। समझ में आया ये बात। चल एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं पिच पे नहीं, डायरेक्ट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब तुम लोग 11th 12 में जाओगे ना, तो तुम लोग को मैक्सिमम चीजें याद रहेगा। और उस वक्त जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, तब लगेगा अरे मैं तो कर सकता हूँ। जैसे तुम 9th को जो कोई सीरियसली पढ़े होगे, तो अभी 9th का कोई भी, जैसे कि मैंने ये अलग कंसेप्ट बताया था, वी परपेंडिकुलर है, तो तुमको तुरंत क्लिक किया होगा। बहुत सारे बच्चों को ये क्लिक नहीं करता है, बट तुमको मैं उस वक्त समझाया था कि कैसे कैसे चीजें चेंज होता है। उस वक्त तुमको लगता होगा सर क्या पढ़ा रहा है, कोई मतलब है, पर लिटरली मतलब समझ में आया यहाँ पे। अगर जिसको ये बात पता ही नहीं होता, ये वाली बात कहाँ गया, हाँ, कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन देन इट विल मूव इन सर्कुलर पाथ, ये कर पाता, उसको पता चलता कि ये कैसे मोशन ले रहा है। पर तुमको दिख गया कि अच्छा वेलोसिटी इधर है और फोर्स ऊपर है, इसका मतलब ये सर्कल में जाएगा। समझ में आ रहा है ये आइडिया कैसे चल रहा है। लिखो क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। हाँ, a uniform magnetic field of a uniform magnetic field of 0.5 Tesla is along x axis। 0.5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है along x एक्सिस, ठीक है। ए इलेक्ट्रॉन 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 मूविंग विथ वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मूविंग विथ वेलोसिटी 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड along y axis, along y axis। find the radius of find the radius of find the radius of circular path followed by the electron। ठीक है करो फटाफट। तुमको चार्ज नहीं पता इलेक्ट्रॉन का, तो तुम उठ जाओ भाई। आर बराबर क्या था, mv/q_b, बस वैल्यू डालना है। कितना आया, 2 -1 या प्लस, माइनस है, -7, मतलब 0.25 माइक्रोमीटर। हाँ सबका आना चाहिए। हाँ मतलब ऐसा -6 आ रहा है, 22 × 10⁻⁶। हाँ तुम्हारा कितना आया,
22.5 into 10 to the power minus नेशनल सामने क्या लगे 2.25 आगे देख सुनो, नेशनल इस पे इतना फोकस नहीं करते, कर लेना, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं।